दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, मंगलवार को इसकी तस्वीरें मोटे तौर पर साफ हो गई थी। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल पहले ही 288 सीटों का बंटवारा कर चुके हैं। बीजेपी के 151, शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के 84 और अजित पवार की एनसीपी के 53 सीटों पर लड़ने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी महाविकास आघाड़ी में शुरुआती गतिरोध के बाद सीटें शेयरिंग पर मोटी सहमति बन गई है। इसके अनुसार कांग्रेस राज्य के 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाला साहब ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूपीटी को 90 से 95 सीटें मिलने की उम्मीद है। इन तमाम मुद्दों पर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे रवि तिवारी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है महाराष्ट्र से। रवि तिवारी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार रवि जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस बार महायुति और महाविकास की टक्कर किस तरीके से होने वाली है? क्या एनडीए का सीट बंटवारा चुनावी जीत की संभावना को बढ़ाएगा? इसको विस्तार में बताएं हमारे दर्शकों को आज। और देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एनडीए का ये जो सीट बंटवारा था सिर्फ कुछ जगहों के लिए मुश्किलें थी। पहले से ही तीनों पार्टियां मिलकर वर्कआउट कर चुकी थी। मुद्दा कुछ था विदर्भ के कुछ सीटों को लेकर, जहां पे शिवसेना डिमांड कर रही थी, और शहरी इलाकों में मुंबई और एमएमआरडीए रीजन में कुछ इलाकों पे कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही थी। इन मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं एक पेच फंसी हुई थी। लेकिन प्रदेश इकाई कांग्रेस जिस तरह से हुई थी, उसके लिए शिवसेना ने नया तरीका निकाला, और वो तरीका था कि वो दिल्ली से बात करेंगे। और आखिर में दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद वो चीजें क्लियर हो गई हैं। खासकर लोकसभा के पैटर्न में जो वोटिंग पैटर्न आया है कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार एनसीपी को लेके, तो इन तीनों के लिए ये पहले से चीजें, स्थितियां स्पष्ट थी कि कौन कहां पे किसकी स्थिति मजबूत है, वो वहीं पे लड़ेगा। अगर आप देखेंगे जो सीट बंटवारे में जो रिजल्ट आया है, उसमें मराठवाड़ा और विदर्भ, दो इलाके महाराष्ट्र के जो जहां पे हैं, वहां पे कांग्रेस को ठीक ठाक वोट मिले हैं और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा है। तो इसको लेके मार्क किया गया था। मुंबई और महाराष्ट्र के जो शहरी इलाके हैं, वहां पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ठीक ठाक वोट मिले थे, उनकी तरफ अच्छा रुझान था, और जो उनके इंटरनल सर्वे थे वो भी उनकी तरफ से अच्छे थे। तो अब बात सिर्फ ये रही कि कांग्रेस जहां 115 125 की बात कर रही थी, वो अब 105 और 110 पे सिमट रही है। शिवसेना करीब 90 से 100 सीटों के बीच में है। और एनसीपी को लेके कोई विवाद नहीं था, क्योंकि वो अपने स्ट्रांग होल्ड एरिया को जानते थे, पश्चिम महाराष्ट्र को लेके वहां पे अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके थे। जो मामला फंस रहा था वो शिवसेना और कांग्रेस के बीच में था, वो स्थिति अब स्पष्ट है, वहां पे कोई इश्यू नहीं है। और मुझे लगता है कि जीत के लिए जो उनको तैयारियां करनी है, जो ग्राउंड मोबिलाइजेशन करना है, उसके लिए पार्टी पहले से प्रिपेयर थी, अब वो एक्शन में आएंगे। महायुति के साथ मुकाबले में कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये कि रणनीति पहले से ही कांग्रेस काम कर रही है उन इलाकों में, जैसे आदिवासी, दलित और किसानों को लेके जो मुद्दे थे, उसको लेके पहले से ही राहुल गांधी महाराष्ट्र के 2 दौरे कर चुके हैं। और ये दौरे सिर्फ चुनावी सभा तक नहीं थे, बल्कि एक जनसंपर्क अभियान भी था। किसी दलित के घर में जाके खाना खाना, अलग अलग लोगों से मिलना, शिवाजी महाराज की एक बड़ी मूर्ति, तो यानी हर तबके के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बार एक प्रिपरेशन करके रखी है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, आमतौर पर महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारे में जो सरगर्मी है, जो खबरें आ रही हैं, वो ये है कि चुनाव भले ज्यादा सीटें कांग्रेस लेके लड़ रही है या दूसरे नंबर की पार्टी शिवसेना बनी है, लेकिन चुनाव की बागडोर वो शरद पवार जी के हाथ में दी गई है। वो कई जगहों पे रणनीति तय कर रहे हैं और पार्टी के प्रमुखों के पास भेज रहे हैं कि ये स्थिति ज्यादा अच्छी होगी, और उसे सभी लोग मान रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि बागडोर उनके पास है और वो इसी को लेके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो कि लोकसभा में जो रिजल्ट आए थे, वो शरद पवार की ही रणनीति के तहत आए थे। इसीलिए वही इस बार भी मुखिया होंगे। पूरा मोमेंटम उनके हाथ में होगा कि कौन कहां से लड़ रहा है, उनके सामने किसके सामने कौन खड़ा हो और किस तरीके से रिजल्ट आए। अगर आपने देखा होगा, नवी मुंबई महानगर पालिका और नवी मुंबई के बड़े नेता है गणेश नाइक, वो 2 बीजेपी सीटें मांग रहे थे, एक खुद के लिए और एक अपने बेटे के लिए।
बेटे को टिकट बीजेपी ने नहीं दी, पिता को दी है। पिछली बार भी वो बीजेपी से जीते थे, तब भी एक ही टिकट मिला था उस परिवार को। और नवी मुंबई में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, बहुत ही मतलब अगर कहें तो बड़ी प्रभावशाली राजनीतिक परिवार रहा है नवी मुंबई का ये। अब कल शाम को उनका बेटा शरद पवार के एनसीपी में चले गया, यानी अगर कहें तो स्थितियां अब पहले जैसी नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिल रही सीटों का क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा असर क्या रहा है कि जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग हुई है, एक एकनाथ शिंदे की तरफ गई और एक जो है उद्धव ठाकरे के साथ एक छोटा हिस्सा बचा हुआ है, जो 15 एमएलए का हिस्सा बचा हुआ है, बाकी बड़े ज्यादा नंबर तो चले गए वो एकनाथ शिंदे के साथ। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा सिंपैथी महाराष्ट्र में मिल रही है वो उद्धव ठाकरे को मिल रही है, और उस सिंपैथी को लेके ही कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है, एनसीपी की शरद पवार की एनसीपी भी उनके साथ खड़ी है। ऐसे में शहरी इलाके, खासकर जैसे मुंबई की बात करें, थाने की बात करें, नवी मुंबई की बात करें, पूना, नासिक, इन इलाकों में शिवसेना को लेके, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेके कहीं ना कहीं सिंपैथी है, क्योंकि मराठी आदमी और उसकी अस्मिता की पहचान को लेकर बाला साहब ठाकरे के पूरे मूवमेंट से जोड़ के देखा जाता रहा। शिवसेना के पूरे राइज की कहानी जो है वो ये रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लेकर सिंपैथी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से काम किया था, खासकर जब कोविड सिचुएशन थी, जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, बहुत वो बाहर तो नहीं निकल पाए, लेकिन उनके काम करने के तरीके को देश भर में बहुत सराहा गया था। तो ये माना जा रहा है कि एक बेटर मुख्यमंत्री का चेहरा भी वो अपने आप को दिखा पा रहे हैं, और साथ में एक सिंपैथी जो है ठाकरे परिवार को लेकर कि एक पूरी पार्टी को किस तरीके से दो टुकड़ों में किया गया है, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा, ये माना जा रहा है। क्योंकि मराठी आदमी अपनी पहचान और अपनी अस्मिता को लेकर ठाकरे परिवार की शिवसेना से देख रहा था, और उस पार्टी का दो हिस्सा होना कहीं ना कहीं वो उन्हें दुखी करता है। शरद पवार की एनसीपी की स्थिति कितनी मजबूत रह सकती है इस बार? देखिए, अगर ये कहा जाए तो एनसीपी की स्थिति, यानी शरद पवार की एनसीपी की स्थिति ही है अभी, क्योंकि अजीत पवार की सिचुएशंस को अगर लेके देखा जाए तो माना यह जा रहा है कि इस वक्त में उनकी पार्टी और उनका पूरा मूवमेंट जो है वो एक बड़े स्लीपिंग से मोड में है। पिछले कुछ समय पहले तक जब बहुत महाराष्ट्र बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे बड़े एक्शन में रहे, उस वक्त में भी ये बार बार ये कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं हो कि चुनाव के ठीक वक्त में अजीत पवार जो है वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हो जाए। अभी भी उनके बहुत सारे जीते हुए जो एमएलए जो अजीत पवार के साथ थे, ये माना जा रहा है कि वो कतार से जो है शरद पवार की एनसीपी में जाना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहें तो अजीत पवार कहीं स्लीपिंग मोड में दिख रहे हैं, लेकिन शरद पवार पूरी तरह से एक्शन में है। पश्चिम महाराष्ट्र उनका एक बड़ा वर्चस्व का इलाका है, और माना यह जा रहा है कि वहां पवार का कनेक्शन, पवार का जनसंपर्क और उनके जो मित्रों की बड़ी फौज है वो बहुत ही असर रखती रही है राजनीतिक पूरे के पूरे इलाकों में। चाहे वो शक्कर कारखानों की बात की जाए, अलग अलग सहकारिता की बात की जाए, जहां पे उनका बहुत वर्चस्व है शरद पवार जी का, और ये इस बार भी वो उसी एक्शन मोड में है। तो माना यह जाएगा कि पश्चिम महाराष्ट्र में जो पकड़ है शरद पवार जी की वो उसी स्थिति में रहने वाली है। क्या महाविकास अघाड़ी एकजुट रह पाएंगे या आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ेगा? अभी तो आंतरिक मतभेद की स्थिति नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश का एक जो है जो नारा रहा है बीजेपी का कि बटोगे तो कटोगे, कुछ ये स्थिति इस वक्त में महाराष्ट्र में विपक्ष की है। अगर वो बटेंगे तो उनकी अस्मिता खतरे में है, वो उनकी पहचान खतरे में है। जिस तरह से दो बड़े नेताओं के, एक ठाकरे परिवार की शिवसेना के दो हिस्से बने और मेजर हिस्सा जो है वो उनके ही खिलाफ खड़ा हुआ है, उसी तरह से एनसीपी के दो हिस्से बने, भतीजे अजीत पवार के साथ दूसरा हिस्सा जो है एक बड़ा हिस्सा लेके उनके ही खिलाफ खड़ा हो गया। तो ऐसे में विपक्ष के पास बहुत रास्ता नहीं है, मतभेद का तो बिल्कुल नहीं है। उनके लिए अभी यही है कि करो या मरो, वो या जीतेंगे तो वो बचे रहेंगे, नहीं तो मुश्किलें होंगी। इसीलिए पार्टी के जो आला कमान है, तीनों पार्टियों के जो मुखिया हैं, चाहे वो शरद पवार जी की बात की जाए, चाहे उद्धव ठाकरे जी की बात की जाए, या फिर राहुल गांधी की बात की जाए, महाराष्ट्र को लेके वो तीनों सेम पिच पे हैं। उनके लिए कहीं कोई मतभेद नजर नहीं आ रहा है। वो इवन एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं इस पूरे चुनाव में। लोकसभा का जो रिजल्ट था वो भी इसी वजह से था। तो विधानसभा में ऐसी कोई चूक की स्थिति नहीं है। कुछ सीटों पे मतभेद था, तो उसको भी आला कमान ने दूर कर दिया, जिसकी जैसी स्थिति रही। और फिर उनके इंटरनल जो रिपोर्ट्स आए, जो सर्वे आए,
मजबूत स्थिति के लिए एक कदम पीछे और एक कदम आगे बढ़ी हैं पार्टियां ये आपस में। तो मुझे बहुत स्थिति उनकी जो है मतभेद की नहीं दिखाई दे रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।